शहर को तो छोड़ दो, पानी टोटल बिजली पर आधारित है, बिजली प्राइवेट कंपनी पर है ना। अगर बिजली ना आए तो खत्म। पानी सबसे मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा जल हो गया, जंगल। जंगल अभी जो है वो पूरा पीडब्ल्यूडी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में है। आप लकड़ी भी नहीं तोड़ सकते, है ना। फॉरेस्ट से आप परमिशन लो, तो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंडिजिनस पेड़ थे, शीशम। भाई अदरक की है तो लिया भाई, चाय वाले भैया। तो इंडिजिनस पेड़ नहीं है हमारे गरीब से गरीब घर में शीशम के दरवाजे। अब शीशम की लकड़ी जो है वो सोने के भाव मिलती है। क्यों दे दे यार, कहाँ चला गया? अच्छा, 24 तारीख को शीशम का आप लकड़ी लेने जाओगे तो सोने से ज्यादा भाव है ना। लेकिन वो गरीब से गरीब आदमी का एक्सेस था पहले, वो कहाँ चला गया भाई? क्योंकि भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, पर्यावरण मंत्रालय ने कानून बना दिया। कानून क्या बना दिया कि मतलब कितना शातिराना तरीके से बिजनेसमैन गेम खेलता है, आप इसको समझना। कानून उसने बना दिया कि आप शीशम का पेड़ काटने से पहले परमिशन रोकना नहीं उन्होंने कि आप लगा नहीं सकते। उन्होंने कहा काटने से पहले परमिशन लोगे। अब काटने से पहले परमिशन का मतलब मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आप काटोगे, परमिशन लोगे, तो जो व्यापारी था अब उसको लगा इसमें झंझट काम करने में। शीशम में जो काम कर रहा था शीशम में आसानी से, तो अब शीशम के जब उसको झंझट लगा तो उसने शीशम को छोड़ दिया। मार्केट में शीशम की डिमांड कम हो गई, तो धीरे धीरे जब शीशम की डिमांड कम हो गई, मतलब मार्केट में मतलब वो इजी नहीं रही यूज, इजी टू यूज होगी तो आराम से चलेगी, है ना। तो मार्केट में कौन सी लकड़ी तो चाहिए? मार्केट में मलेशियाई लकड़ी, साल मलेशियाई जिसको पाम लकड़ी वो बोलते हो आप, चीड़ की लकड़ी, चाक की लकड़ी, है ना। वो आ गई सस्ती होने के कारण इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी WTO में, तो वो सस्ती हो गई। इधर से शीशम लोगों ने लगानी बंद कर दी क्योंकि बिकने ही नहीं, व्यापारी नहीं है, कंज्यूमर की मार्केट है कि नहीं है। तो शीशम आम आदमी के पास से शीशम चलेगी। आज आप शीशम लेने जाओ क्योंकि है ही नहीं तो महंगी मिलेगी, ऑब्वियसली महंगी मिलेगी। सिंपल। साल लगाने से पहले परमिशन नहीं ले सकते, काटने से पहले परमिशन लोगे। इनको डाल दिया किसमें? संरक्षित पौधों में डाल दिया। कुछ पौधों को संरक्षित पौधों का क्या अर्थ है सरकार का? मतलब खत्म हो जाएगी, खत्म कर दो भाई। आपने शीशम को संरक्षित पौधे में डाला तो खत्म हो गया। आपने साल को डाला तो गाँव में नहीं है, आपने जो है सागौन को डाला तो गाँव में सागौन नहीं बचा। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फेवरेबल और बिजनेस का, है कि नहीं। तो ये हम चाहते हैं कि जंगल गांव तय करेगा, वो शीशम की लगाओगा, वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा, है ना। उसमें लोकल मतलब उसमें ग्राम सभा अपना देख लो, अपना बना लो, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब आ गया जमीन। अब जमीन जो है, जमीन में अभी नियम आ गया छत्तीसगढ़ में, आपने देखा होगा कि आप धान की फसलें नहीं लगा सकते। दो फसलें नहीं लगा सकते आप। हरियाणा पंजाब में पहले से ही नहीं लगा सकते आप दो फसल, जबकि छत्तीसगढ़ जो है वो तीन फसलें लेता था धान, है ना। जब 3 फसलें वो नहीं लेगा तो किसान कुछ और लगाने को मजबूर होगा जो वहाँ के वातावरण में नहीं होगा, है ना। 2021 के बाद से धान की सारी वैरायटीज हाइब्रिड हो गई है। उनको ज्यादा पानी चाहिए, उनको ज्यादा जो है यूरिया DAP चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए उनको। अब चूंकि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनियां है ना, ये मतलब फर्टिलाइजर कंपनी जो है, हम उसको तो ऐसे सोचते हैं कि ये बीज अलग कंपनी का है, फर्टिलाइजर अलग कंपनी का है, और उसका रोग जो है वो अलग कंपनी दवा दे रही है। पर उनके आप जब तीनों को आप कड़ी जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो मालिक एक ही है। तो वो डायरेक्ट कर रहा है बीज बनाने वाली कंपनी को, क्या डायरेक्ट कर रहा है कि तू ऐसा बीज बना जिसमें समय समय पर मेरी दवाओं का प्रयोग हो और उसके बीज की ताकत को कम कर दे, है ना। तो किसान जब उसको लगाएगा तो उसको बोते ही समय फंगस लग जाएगा बीज में पानी के साथ, तो उसको सल्फर चाहिए क्योंकि एक ही मालिक है ना। सल्फर भी उसी का है, बीज भी उसी का है, यूरिया DAP भी उसी का है। तो उसने, क्योंकि अब बीज कौन बना रहा है? बीज बना रहा है साइंटिस्ट। उसमें जो इनोवेशन कर रहा है वो साइंटिस्ट कर रहा है बीज में, हाइब्रिड बीज में। तो वो उसमें इनोवेशन क्या कर रहा है?
इनोवेशन तो उसको कहते हैं कि किसान को आपने ऐसा बीज बना के दे दिया कि एक बार दे दिया और वो 10 साल 20 साल तक उसकी शक्ति खत्म ना हो, वो उसी स्थिति में बना रहे जितना उत्पादन उसने अगली बार दिया उतना या उससे ज्यादा अगली बार दे। इसको कहते हैं ना इनोवेशन। तो लेकिन अगर आपको जेन्युइन काम करना है, हर साल नया लेना पड़ता है, हर साल उसको नया लेना पड़ता है। और दूसरा, हर साल आप नया लेते हो रोग ज्यादा आता है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो यार कहीं इसका मतलब ये है कि फिर साइंटिस्ट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यानी कि वो जो है किसान के लिए काम ना करके मालिक भाई फर्टिलाइजर को फायदा दे रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा ना फर्टिलाइजर के लिए काम कर रहा है कि नहीं। किसान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, खेती घाटे का सौदा बनी हुई है ना। अब उसको पानी भी ज्यादा चाहिए। आप एक तरफ तो रोना रो रहे हो कि पानी कम हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, एक तरफ आप जीएमओ को परमिशन दे रहे हो जिसको पानी सबसे ज्यादा चाहिए। जबकि देसी बीज जो था अपना इंडिजिनस, उसको ना पानी चाहिए, ना उसको खाद चाहिए, ना दवा चाहिए। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, क्योंकि हमने बीज लगाया था। पिछले 2 साल से मैं सरसों की खेती कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने उसकी वीडियो भी अभी दिखाऊंगा। अच्छा। आपको मैंने उसमें बोने से पहले कोई पानी नहीं दिया, खेत में बो दिया सरसों को। अभी मैंने 20 सितंबर को लगाई थी। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 1 महीना, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, आज 21 है, 2 महीने सिंगल पानी नहीं दिया। जबरदस्त खड़ी है। कमाल किसका? मेरा नहीं, बीज का कमाल है। तो जब यानी कि मैं एक अदना सा किसान जो कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, जब मैं इतनी समझ रखता हूँ, तो क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, जो साइंटिस्ट है, उसको नहीं है क्या? है, बिल्कुल। लेकिन वो उनके लिए उसने अपनी विद्या को बेच दिया है, जनता के लिए वो नहीं कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जमीन है या जमीन, उस पर लोकल करेगा फैसला, उसकी नीति केंद्र से नहीं बनी, बिल्कुल। लोकल करेगा। उस पर गाँव बताएगा भाई मुझे बीज सरसों का लगाना है कि नहीं लगाना है, मुझे धान लगाना है कि गन्ना लगाना है, मुझे सब्जी लगानी है, मुझे लीची लगानी है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। जितने कृषि विश्वविद्यालय वाले हैं, सुन भाई वर्मा जी, आपके भी सुनने की बात है, कितने कृषि विश्वविद्यालय वाले हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितनी भारत की रिपोर्ट है, जितने भी स्वामीनाथन आयोग को पूरा, जितने किसान आंदोलन के नेता हैं, सब एक बात, एक सिरे से एक बात कहते हैं समाज के अंदर कि भारत का कृषि उत्पादन बढ़ा दिया जी। बिल्कुल। किसने? ये क्या बोलते हैं उसको, हरित क्रांति ने। हरी क्रांति, बिल्कुल। सफेद झूठ, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और भारत में तो खाने का अनाज ही नहीं था। और भारत का तो आज हम 353 मिलियन टन उत्पादन करते हैं, यही बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है गेहूं का, 353 मिलियन टन एक वर्ष का। 2024 का नया लेटेस्ट आंकड़ा है, हमने उत्पादन किया, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया, बहुत अच्छा आंकड़ा, बड़ा लाजवाब काम किया कृषि यूनिवर्सिटी ने। तो इनको यानी कि जो जनता के टैक्स पे, जनता ने जो अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में दी, उसका इन्होंने सदुपयोग किया। इस वाक्य से तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं इस वाक्य का दूसरा वाक्य बताता हूँ। 1940 में एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, बोरले, नाम में एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देख लूंगा। तो उन्होंने बनाया था हाइब्रिड बीज गेहूं का। क्यों बनाया था हाइब्रिड बीज गेहूं का? क्योंकि एक ही बीज बना पाए थे वो हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि गेहूं ठंडी में होने वाली फसल है ना। और भारत, हम जिस देश में रहते हैं, इसका नाम भारत है, इसमें कुछ ही हिस्से में ठंड होती है, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, बाकी में ठंड नहीं होती है, होती नहीं ना। 12 महीने समशीतोष्ण वातावरण रहता है, 16 क्लाइमेटिक जोन है। हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर जाएगा भी तो वो ज्यादा 0 चला जाएगा नॉर्थ इंडिया में, कभी कभी जम्मू में -3 तक जाएगा। इसलिए, और वो भी 2-4 दिन 5 दिन, जनवरी का वो जो 5-6 दिन है वो ठंड के होते हैं। बाकी समय हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 15, 16, 10, 20, 25, है ना। वो भी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें पंजाब है आपका हिमाचल है, आपका J&K है, और थोड़ा सा जो दिल्ली का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो। तो यानी कि गेहूं अगर ठंड की फसल है तो इतनी एरिया में होगा, है ना। अब आंकड़ा ले लिया तमिलनाडु का 1960 का, मतलब किस तरीके से गेम खेलते हैं कि उस समय भारत में गेहूं का उत्पादन नहीं है, आंकड़ा ले लिया तमिलनाडु का, है ना। और बता दिया क्या कि उसमें उत्पादन नहीं था, हमने इतना कर दिया कि अरे मेरे दोस्त, भारत को तुमने, चलो ठीक है अगर हम इसको भी मान लें, वैसे तो भारत गेहूं के लिए है नहीं। हम क्या लगाते थे? हम बाजरा लगाते थे, हम ज्वार लगाते थे, हम रागी लगाते थे, हम जो है
सामक का चावल लगाते थे, हम कोदानी रावस लगाते थे। कोदानी राइस इंडिजिनस ब्रीड है। आज भी रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर विश्वविद्यालय में 35,000 वेराइटीज ऑफ इंडियन ब्रीड संरक्षित है। अच्छा 35,000 देसी बीज की प्रजाति रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में। मतलब भारत के पास इतने चावल की वेराइटीज है ना। और हमको क्या बता रहा है वो गेहूँ हम लगाते नहीं थे। क्यों हम खाते ही नहीं थे? गेहूँ हमारा है, गेहूँ खाने लायक है नहीं। साइंटिस्ट की रिपोर्ट क्या रही है अब? हम पहले ही नहीं खाते थे। अब उसको 353 मिलियन टन करके क्या कर लोगे भाई? जो तो था भाई, जो था बाजरा हमारे है। ये मिलेट्स का जो प्रचार कर रहे हैं कि मिलेट्स खाओ, रोग भगाओ, उससे क्रोनिक डिजीज खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है, डायबिटीज खत्म हो जाती है। अरे भाई हम तो, हमारा आदमी तो मिलेट्स खाता था। आपके कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसी नीति बनाई कि मिलेट्स खत्म हो गए, गेहूं आ गया। और पूरे देश के ना वातावरण का आपको ध्यान रखा ना आपने। आप जम्मू वाला भी गेहूं खा रहा है, इधर तमिलनाडु वाला भी गेहूं खा रहा है, इधर गोवा वाला भी गेहूं खा रहा है, और इधर असम मेघालय वाला भी गेहूं खा रहा है ना। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गेहूं 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 गेहूं। फिर एक दूसरा पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है इसका कि भारत जो है, चलो आपने कहा भाई गेहूं खा लगे हम, कोई बात नहीं। तेल कितना करते हो उत्पादन? तो पता चला कि भारत जो तेल का जो उत्पादन है भारत में, वो उसके खाने की पूर्ति नहीं कर सकता। मात्र 40% की पूर्ति करता है। 60% अपने खाद्य तेल का भारत एक्सपोर्ट करता है। कौन सा तेल एक्सपोर्ट करता है? पाम ऑयल। साइंटिस्ट ये कहते हैं उसको बचा नहीं सकते, है ना। रिफाइंड तेल फलाना डिमका ये बेचते हैं। आज सारी मार्केट में आप खाओ, अभी आप बिस्किट का पैकेट उठा लो, उस पे सारा पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल है ना, रिफाइंड है कि नहीं है? और कॉटन सीड ऑयल है। 3 ऑयल यही तो है ना, 3 ऑयल ही चलती है। शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, होटल्स में आप 5 स्टार जाओ, 3 स्टार जाओ, 7 स्टार जाओ, सब में यही चलता है। मौत का घर 353 मिलियन टन है ना करके इधर। इसका मतलब ये है, आपने कहा 50 बीमारी, इसका मतलब ये है कि जो पेस्टिसाइड की कंपनियों का मालिक है, यानी कि उसका लिंक कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन हेल्थ के साथ भी है, ह्यूमन हेल्थ की कंपनी के साथ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं है? हो सकता नहीं है बिल्कुल होना। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि भाई आप इसको लोकल आदमी वो तय करेगा, उसको हम नहीं कहते हैं उसको। वो आपका ही बीज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको अच्छा उत्पादन इसमें हो रहा है देसी बीज में, तो क्यों रोका जाए उसको? आप कानून बना रहे हो इधर से कि हम बताओगे आप धान लगाओगे कि गन्ना लगाओगे कि क्या लगाओगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं सचिन भाई, ये भी तो कानून बन गया कि अगर कोई किसान ये नहीं बता पाया कि अगर बीज ये कहाँ से लाए हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये वही देसी बीज को खत्म करने वाली बात है ना। वही तो ना, बीज कंपनी का है। अभी कंपनी ने टेस्टिंग कर लिया हरियाणा पंजाब में कि उसने बीज दे दिया गेहूं का, उस पर बाल आई, दाने नहीं बने। मान लो बीज कंपनी का है, कंपनी के मालिक ने आपको ऐसा बीज दे दिया, अगर उसको फूड क्राइसिस लानी है भारत में तो दाने नहीं आए, क्या करोगे भाई? अरे होगा। सरकार के पास क्या नीति है बताओ आप उसको टैकल करने की? यानी कि बीज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो बीज वो गांव के पास होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास बीज होना चाहिए अपना। और जो कि हमारे पास था, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पुरखे जो है उसको बनाया, हमारे पिताजी को दिया उन्होंने। वो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है उसमें, ना उसमें कृषि विश्वविद्यालय की जरूरत है, ना ज्यादा भारी भरकम पढ़ाई की जरूरत है ना। तो वो हो गया आपका, जमीन हो गया, जल जंगल जमीन, जानवर। अभी कानून बना दिया है, एक गाय से ज्यादा पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक गाय से ज्यादा पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तर्क क्या दिया कि कार्बन छोड़ती है जी। अच्छा, ट्रेन नहीं छोड़ती कार्बन, सिगरेट की फैक्ट्री कार्बन नहीं छोड़ती, कितने पेड़ काट देती है वो, है ना। ये कानून बना दिया। संरक्षित प्राणी घोषित कर दिया है बैल को, आज किसान नहीं पाल सकता। जैसे शीशम को संरक्षित घोषित किया ना, खत्म हो गया, बैल खत्म हो गया, बैल खत्म, गाय खत्म, तो बीज कहाँ से लाओगे आप? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बीज तो कंपनी का है, कंपनी आपको ऐसा बीज दे सकती है ना हो पैदा, कंपनी के ऊपर, मालिक के ऊपर है कि नहीं है। तो जानवर का निर्णय गाँव लेगा, वो पालेगा कि नहीं पालेगा, वो भैंस पालेगा कि गाय पालेगा, वो बकरी पालेगा कितनी पालेगा, वो तो उसकी विवेक है ना, कितना पालेगा वो, है कि नहीं है। अब अगर वो गाय नहीं पालेगा तो खेती में ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं मिलेगा उसको, फर्टिलाइजर पर निर्भर पूरी तरह। और अगर ये काम अमेरिका ने करके देख लिया है,
अमेरिका ने पूरा फर्टिलाइजर पर शिफ्ट किया अपनी खेती को, और अब बुरा हल्ला दिया जाता है दुनिया के अंदर कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा जमीन है। खेती लायक कितनी है? मेरा क्वेश्चन है, अमेरिका के पास जमीन होगी, यही रशिया के पास बताया जाता है कि रशिया के पास बहुत जमीन है। एग्रीकल्चरल लैंड कितना है भाई, ये बताओ मेरे को, है कि नहीं? ये क्वेश्चन है कि नहीं? भारत से कम है होगा। एग्रीकल्चरल लैंड, होता ही नहीं कुछ। करो जाओ उसका, क्या करोगे उस जमीन का जब उसमें कुछ होता ही नहीं। और जो उन्होंने शिफ्टिंग किया, जहाँ खेती होती थी, अमेरिका उदाहरण है सबके सामने, हमें सीखना नहीं चाहिए उससे कि अमेरिका ने बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, भारत के पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने संसद में बोला है ये बात कि भाई हमें अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। अमेरिका ने फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल किया प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में, अभी उनकी जमीन उनको लिख दिया मतलब बंजर कितने साल के लिए? 300 ईयर्स। बोर्ड लग गए कि भाई ये जमीन अब 300 साल तक उत्पादन नहीं दे सकती, क्योंकि सारा जो सूक्ष्म जीवाणु है वो खत्म कर दिया है कि नहीं है, तो खत्म हो गया। तो अगर हम इस पेज रहे तो हमारी पीढ़ी को तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं है? अब हमारा जल देख लो, जल, जंगल, जमीन, जानवर पर निर्णय गाँव लेगा। तो ये जो है लड़ाई, इसमें हमारी मोटी मोटी लड़ाई नहीं, मतलब हमारा ऐसा प्रयास है, हम इस पे कोई नो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, हायरार्की नहीं है कुछ भी, है ना। सब कार्यकर्ता है, साथी है ना। जनता सरकार मोर्चा है, डॉक्टर देवेंद्र फलारा जी का नेतृत्व है, इनके मार्गदर्शन में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरा कि आज इतनी विकट समस्या है, लोग इसको अब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं, पर हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लगे हुए हैं रात दिन। क्यों नहीं कर पाते? देखो, खेत का बीज नहीं है ना हमारे पास, कंपनी का है। पशु आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होता है 100%, वो भी कंपनी का। मानव का 60% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF आ गया है ना। अभी जो रिपोर्ट है नहीं, वो ये कह रही है कि करनाल के अंदर एक साल में 2023 का आंकड़ा है 1,36,000 बच्चा एक शहर में IVF से पैदा हुआ। छोटा सा शहर है, 1,36,000। जब यानी आदमी खत्म, आदमी का बीज खत्म, जब बीज ही नहीं बचेगा करोगे क्या? बिल्डिंग का, कार का, इसका करोगे क्या? इसका खेती लायक जमीन नहीं बचेगी, पशु आपके पास नहीं है ना, बच्चा आप पैदा नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या? लास्ट आदमी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, आपका जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है, थकान है कि नहीं है? भाई चैन गायब, पारिवारिक रिश्ते खत्म हो गए, नहीं, परिवार टूटने के कगार पर है, भाई से बोलने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े में व्यस्त है ना। समय किसी के पास नहीं है, बच्चों को ना पति का पति के साथ, ना पत्नी का पति के साथ, है ना। और आपका समाज आपका खत्म हो गया है, बचा क्या करोगे इसका? इस इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया तो लेकर कहाँ जाओगे? घर जो है ना, वो घर बिल्डिंग नहीं होती, घर होते हैं लोग। कल मेरे चाचा जी मुझसे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई चाचा जी ने मेरे से कहा यार तुमने यहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, वो इतना गंदा हो रहा है। तो मैं बोला मैं 14 घंटे ड्यूटी करके आया, मैंने साफ करना पड़ा। अरे मैं कहा मुझे काम था, मैं मान गया। तो मैं कहा तुमने मार दी झाड़ू, मैंने मार दी, एक बात है, इसी को तो घर कहते हैं। मैंने कहा मैं कहा बिल्डिंग घर है, आप क्या करो? अगर बिल्डिंग घर है तो भाई साहब मैं आपको हालत दिखा दूंगा, बड़े बड़े लोगों की जिनके पास 1000-100 करोड़ की संपत्ति है, वो वहाँ पड़े ओल्ड एज होम में। वो घर नहीं है, घर है लोग, एसेट। असली धन क्या है? आदमी, जमीन, जल, जानवर, परिवार, समाज और आपका बीज, ये है असली धन। तो ये टूटने के कगार पे है। तो हमने ये सोचा कि भाई अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन, इस पर कौन आगे बढ़े? मैं नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब? ये तो है ना। अगली पीढ़ी को क्या दोगे? मेरे दादाजी ने 1996 में उनकी डेथ हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को क्या दिया, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1996 में मेरे दादाजी की डेथ होने से पहले, मैं इस समय, मेरा जन्म हुआ सितंबर 1991 में, ठीक है, सितंबर 1991 बोर्न, और मेरे दादाजी की डेथ होगी 1996। मैं उस समय 4 साल का नहीं 5 साल का उस समय। तो उस समय मेरे गांव का, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ,
मेरे गांव में जो वाटर लेवल उन्होंने दिया है मेरे पिताजी को, लेगेसी जो उन्होंने ट्रांसफर करी है, उस समय मेरे गांव का वाटर लेवल मात्र 5 से 6 फीट है। अच्छा। अंडरग्राउंड वाटर। हमारे पिताजी जो है वो नहर से पानी देते हैं अपने खेत में, या जो इंजन होता है, इंजन सिंपल इंजन होता है, उसको रख के ऊपर ही, कोई बोर नहीं है, ऊपर ही रखा, गड्ढा करा और उससे पानी खींच लिया अंडरग्राउंड वाटर। ये स्थिति है। लेवल ज्यादा था, यानी कि पानी 5-6 फीट, बीज अपना सचिन भाई कोई मार्केट से बीज नहीं, नहीं बता रहा हूँ, नहीं कोई मार्केट से बीज नहीं लाना पड़ता जी। नहीं, मैं ये वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ की नहीं है, हमारे इधर भी 15 से 20 फुट वही सबकी वो बात है, सेम स्थिति है। जी ठीक है। बीज अपना है, पशुपालन अपना है। उस समय पशु है अपने पास, कितने पशु हैं मेरी आंखों के सामने? 25 पशु मैंने देखे, 20-25 पशु, और उनको पालना आसान है 20-25 को भी। हमारे पिताजी और 3 भाई हैं, तो वो उनका लालन पालन आराम से कर रहे हैं, ठीक। और उस समय बीज अपना है, कंपनी से नहीं लाना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक मैन्यूर है, क्योंकि 20-25 पशु है तो भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्यूर है, गोबर का खाद है हमारे पास, तो उत्पादन भी हमारा बहुत अच्छा है। गेहूं का नहीं, इस आंकड़े में नहीं फंसना हमको। इस कृषि विश्वविद्यालय वाले हमेशा गेहूं का आंकड़ा देंगे आपको, वो नहीं बताएंगे जो कितना होता था भारत में, वो ये नहीं बताएंगे चना कितना होता था, वो ये नहीं बताएंगे आपको मोट कितनी होती थी, वो ये नहीं बताएंगे ग्वार कितना होता था, वो कभी नहीं बताएंगे कि अलसी भी होती थी। अलसी जबरदस्त चीज, अलसी से जो है ना उसमें ओमेगा 3 और 6 है, और वो हम जो है परसीन जो बोलते थे उसकी मेड पर पैदा कर लेते थे, उसका 1 महीना तेल खाते थे, उसी से हलवा और वो खाते थे, उसकी खल पशु खाता था, उसके दूध में क्वालिटी आती थी, और उसके तेल को हम खाते थे, तो वो हमारा हार्ट ब्लॉकेज कभी हुआ ही नहीं। हार्ट अटैक की समस्या मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे पूर्वज जानते थे स्टोरी, बोलते नहीं थे, जानते थे। और जो दूध आपने पिया उसमें भी अलसी खाई हुई है, तो दूध में औषधीय गुण है। उससे जो घी बना, और घी जो है नैनो टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि 30 किलो से 1 किलो बनता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एटम, यही तो है। तो 30 किलो की ऊर्जा वो 1 किलो में है। 1 किलो आप उसको खाओगे एकदम से बूम कर देगा। हाई आणविक ऊर्जा का भंडार, हाईली एनर्जेटिक। कोई अगर ये खाना नहीं बोलते हैं नहीं, गाय के में नहीं। यस, देसी गाय जब मैं बोलूँगा, अब देसी बोलना पड़ता है, देसी, क्योंकि उन्होंने एक ब्रीड है, उसकी जर्सी जैसी दिखती है, मतलब वो भी दूध देती है, कुछ सफेद पदार्थ देती है, जिसको लोग वैज्ञानिक दूध कहते हैं, वो दूध नहीं है। अच्छा, वो जो जर्सी की गाय का उसका जो घी बनेगा वो भी घी नहीं है। अब हमारा आदमी सीधा साधा भोला वाला, उसको कुछ ही बता दो वही मान लिया, जैसे H2O = वाटर बना दो भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार। जब तुम विज्ञान का युग कर रहे हो, अब सुअर का जीन्स है भाई उसमें, ये भी है। वही मैंने कहा ना, कोई वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया और कोई ब्रीड बन गई, वो गाय खड़ी हो गई। गाय नहीं है, उसका नुकसान देगा। तो इंडिजिनस जो ब्रीड है देसी, जिसके ऊपर हम भैंस सूर्य की तुनाड़ी है, वो देगी, उसका दूध पियो आप। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल भी है, खत्म कर देगा उसकी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो HDL बढ़ाता है। वैज्ञानिक से पूछ लेना, HDL अच्छा होता है, वो बढ़ना चाहिए। LDL को कम करता है, VLDL को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ट्रांस फैट को घटाता है ना। आपके जो यूरिक एसिड है उसको खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, एनर्जी आपकी बढ़ा देगा, पित्त को शांत करेगा, 103 रोग खत्म करेगा। घी गाय, देसी गाय का घी होना चाहिए, बिलोने से, हाथ से बिलोया हुआ, दही जमा के बिलोया हुआ। तो ये है ना, बीज अपना, पानी अपना, उत्पादन अपना, प्यार। उस समय भाईचारा था, रिश्ते अटूट थे। गांव में समय सबके पास था, आज समय भी नहीं है ना। मतलब ये तो 1996 में मेरे दादाजी ने ट्रांसफर किया, उनको जमीन अच्छी है ना। अब ये आज है 2025, 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स। आज स्थिति वाटर लेवल जो है मेरे गांव का, वो है 100 फीट। क्या बात, अरे वाह। बीज खेत का तो छोड़ो, पशु का और आदमी का दोनों का नहीं है। 85% युवा बांझ हो चुका है, भारत सरकार की मेडिकल रिपोर्ट है। खेती पूरी तरह बाजार पर निर्भर, डीजल पेट्रोल से खेती होती है। और फिजिक्स का एक नियम है, अभी लोग कहते हैं कि भाई
अगर हम बैल से खेती करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अरे मेरे भाई, फिजिक्स का एक नियम है, अगर इस बैग को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो इसको लिफ्ट से ले जाओ, इसे मैं उठा के रखूं, इसको हाइड्रोलिक से ले जाओ, जेसीबी से ले जाओ, एनर्जी बराबर लगेगी, ऊर्जा उतनी ही लगेगी, ऊर्जा नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि अगर आप इसको हाइड्रोलिक से ले जाओगे तो हाइड्रोलिक का रॉ मटेरियल लोहा है, अगर तो लोहे को जमीन में से निकालने में एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर उसको डालने में, फिर उसको प्रोडक्ट बनने में, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में आने में, फिर आप उसको परचेज करोगे, रुपए में धन दोगे, धन को कमाने में आपकी एनर्जी लगेगी, यानी कि टाइम अल्टीमेटली ज्यादा लगेगा। अगर आप मैनुअली इसको उठाओगे तो आपका समय कम लगा। अगर आपने खेती बैल से कर रहे थे तो समय कम लगा था, इसलिए उनके पास समय था, हमारे पूर्वजों के पास। अब हम खेती कर रहे हैं ट्रैक्टर से, क्योंकि ट्रैक्टर जो है ना डीजल से चलता है, डीजल धन से आता है, धन कमाने में समय लगता है, समय नहीं आता। ट्रैक्टर जो फिर आपको खरीदना पड़ता है, ट्रैक्टर खरीदा जाएगा कैसे? ट्रैक्टर बनेगा फैक्ट्री में बनेगा, श्रम लगेगा, मेहनत लगेगी, फैक्ट्री में बनेगा रॉ मटेरियल से, लोहा कहीं से आएगा, कहीं से आएगा, और जो उसमें पुर्जे लगे हैं उनमें धन लगेगा, मतलब इस समय ज्यादा लगेगा, इसलिए समय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि आपने रास्ता वो चुन लिया है जो हाई टाइमिंग कंज्यूमिंग है, हाई टाइम कंज्यूम वाला चुन लिया है, इसलिए कॉर्पोरेट में आपको तो नए 30 साल में अब ये जो स्थिति है, बीज नहीं है, कभी टाइम हमारे पास नहीं है, रिश्ते टूट गए हैं, सेहत हमारी खराब हो गई है ना, परिवार खत्म हो गए हैं, आपसी भाईचारा खत्म हो गया, समाज खत्म हो गया है। अब मेरा बेटा है ये, मान लो, अरे खेल लड़ाई बचेगी। ठीक, ये तो मेरे दादाजी ने दिया मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने मुझको ये दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, अब मैं क्या ट्रांसफर करूँ? ट्रांसफर करने के लिए